नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सिमंतनी पालावत, राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा 12 में हिंदी की सहायक आचार्य। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के बारे में। विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक का हिंदी साहित्य का जो कालक्रम है उसे उत्तर मध्यकाल नाम से जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न नामों से संबोधित किया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत नाम काल नाम दिया, तो आचार्य राम शंकर शुक्ल रसाल ने इसे नाम दिया कलाकाल का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया और आचार्य शुक्ल ने इसे नाम दिया रीतिकाल। अब हम इन नामों पर चर्चा करते हैं। देखा जाए अलंकृत काल, तो मिश्र बंधुओं ने कहा कि इस काल में कविताओं को अलंकृत करने की प्रवृत्ति प्रधान थी परंतु यह नाम देने से केवल हम साहित्य की रचनाओं को लेते हैं। इसमें वे रचनाएं नहीं आती जो कि लक्षण ग्रंथ और अन्य रचनाएं थी आचार्यत्व वाली। दूसरा नाम जो आचार्य रामशंकर शुक्ल रसाल ने दिया कलाकाल, वो भी त्रुटिपूर्ण है, केवल क्योंकि इस काल में केवल कला विशेष की रचनाएं नहीं थी, अन्य रचनाएं भी थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो नामकरण है उसे हम सही पाते हैं, परंतु इस काल में केवल श्रृंगार परक रचनाएं मान लेने से भक्ति एवं नीति और राज प्रशस्ति और वीर काव्य की जो अन्य रचनाएं थी वो तिरोहित हो जाती है। अब आते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए नामकरण रीतिकाल पर, जो कि इस काल का सर्वश्रेष्ठ नामकरण माना जाता है। रीतिकाल में हम देखते हैं कि रीतिकाल कहने से जहाँ हम इस काल की श्रृंगार परक रचनाएं और काव्यांगों को लेकर रची गई रचनाओं को ले लेते हैं, तो वहीं लक्षण ग्रंथ आदि भी इसमें समाहित हो जाते हैं। यद्यपि ये नाम भी पूरी तरह अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन इस काल के क्रम के हिसाब से जो सर्वोत्तम नाम हम पाते हैं वो यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल के बारे में हमने देखा, इसके नामकरण के बारे में। तो अब हम जाते हैं रीतिकाल का जो विभाजन है उसको कितने भागों में किया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन जो कवि हैं उनको 3 भागों में बांटा। वो थे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वो कवि थे जिन्होंने रीति की परंपराओं में बंधकर लक्षण ग्रंथ और साहित्यिक ग्रंथ लिखे थे। अब रीतिसिद्ध कवि वो कवि थे जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन अब संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर अपना साहित्य लिखा। रीति मुक्त कवि वो कवि थे जिन्होंने कि किन्हीं भी परंपराओं में बंधकर काव्य नहीं लिखा, हृदय की स्वच्छंद धारा के अनुसार बहकर उन्होंने अपनी साहित्य का सृजन किया। अब प्रथम वर्ग में जब हम जिन कवियों को हम सम्मिलित करते हैं वो है राजा जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर जैसे कवि। तो दूसरे वर्ग में आते हैं बिहारी और मतीराम जैसे कवि। तीसरे वर्ग रीति मुक्त कवियों में आते हैं घनानंद, बोधा, आलम आदि। अब हम चलते हैं रीतिबद्ध कवियों के एक अन्य वर्गीकरण की ओर। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को भी 2 वर्गों में बांटा। वो थे सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। सर्वांग निरूपक में वे कवि आए, वे लेखक या वे कवि आए जिन्होंने केवल काव्य रचना में रस, छंद, अलंकार आदि सभी काव्यांगों का वर्णन किया। तो विशिष्टांग निरूपक में वे आए जिन्होंने किसी एक काव्यांग का, रस का, अलंकार का, छंद का वर्णन किया। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं किसी भी काल को जानने से पूर्व हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है उस काल की परिस्थितियाँ क्या थी। तो रीतिकाल की परिस्थितियों में हमने इस कालक्रम के बारे में बताया कि ये कालक्रम विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक चला। तो इस काल के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हम देखते हैं तो शाहजहाँ से प्रारंभ होकर ये मुगल काल के अंत तक रहा। इस काल ने मुगलों का उत्थान देखा तो उनका पतन भी, नादिर शाह का और अहमद अब्दाली जैसे आक्रांताओं का आक्रमण देखा, ब्रिटिश राज्य की स्थापना देखी, तो बहुत सी ऐसी घटनाओं को देखा जो राजनीतिक उथल पुथल से रही। किसी भी कालक्रम में इतनी उथल पुथल नहीं रही होगी। रीतिकाल में इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों से उठता गुजरता रहा। रीतिकाल ने मुगलों में परस्पर सत्ता का संघर्ष देखा, आंतरिक कलह देखी, विभाजन देखा और एक ऐसी राजनीतिक गठजोड़ और एक ऐसी राजनीतिक षड्यंत्र को देखा है जो कालांतर में कभी नहीं देखा गया। उसके बाद में हम आते हैं रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियों में। तो रीतिकाल में सामंती व्यवस्था व्याप्त थी। समाज का प्रत्येक वर्ग विलासिता में निमग्न था। श्रमजीवी वर्ग और कृषक वर्ग की स्थिति शोचनीय थी। बालिकाओं
और स्त्रियों की स्थिति के बारे में कहा जाए तो वो भी समाज में अच्छी नहीं थी। बाल विवाह और बहु विवाह प्रचलन में थे। सांस्कृतिक स्थिति के बारे में कहा जाए तो संस्कृति भी अपने पतन की ओर जा रही थी। मंदिर और मस्जिदों के बारे में क्या कहा जाए। धर्मस्थल इस काल में जो थे वैभव और विलास के केंद्र बन गए थे। धर्म अपने मूल से हटता जा रहा था। संस्कृति में भी हम देखते हैं कि एक जो थी स्थिरता आ गई थी और उत्थान के मार्ग बंद होने लग गए थे। अब हम चलते हैं कला की ओर। तो रीतिकालीन कला के बारे में हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि शाहजहाँ के काल में कला ने उन्नति की, लेकिन औरंगजेब इस्लामिक मान्यताओं को कट्टरता से मानने के कारण कला में धीरे धीरे एक स्थिरता आती गई। कलाकारों ने मुगल काल से हटकर अपने आप को दूसरे राज्यों की ओर केंद्रित करना प्रारंभ किया। इसके कारण कलाओं में एक नई शैलियाँ प्रारंभ हुई, वो थी राजस्थानी और कांगड़ा शैली। चित्रकला हो चाहे संगीत कला हो, अब क्षेत्रीय कलाओं का विकास होने लगा था। केंद्र शक्ति से ये हट गई थी। अब हम आते हैं साहित्यिक परिस्थितियों की ओर। साहित्य में हम देखते हैं कि इस काल में जो सबसे प्रधान प्रवृत्ति थी वो थी श्रृंगार निरूपण। तो श्रृंगार निरूपण में हम देखते हैं कि ये काल जो फारसी भाषा के उत्थान का काल था, लेकिन हिंदी के जो साहित्यकार हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य लिखा, वो संस्कृत साहित्य की परंपरागत मान्यताओं, लक्षण ग्रंथों आदि से अधिक प्रभावित थे, क्योंकि जो भारतीय भाषाएं निकली हुई है वो संस्कृत ही उनकी जननी है। इसी कारण उन्होंने अपना जो मूल लिया वो संस्कृत से ही लिया। साहित्य में जो अन्य प्रवृत्तियाँ थी वो थी राज प्रशस्ति की। तो इस काल में लाल और सुदन जैसे राज प्रशस्तिकार भी हुए हैं जिन्होंने राज प्रशस्तियाँ लिखी। तो राजाओं के आश्रित होने के कारण राज प्रशस्ति भी इस युग की एक साहित्यिक प्रवृत्ति है। तदंतर हम अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों की ओर या अन्य साहित्यिक जो इस काल का वातावरण है उस पर विचार विमर्श करें तो हम जानते हैं कि भक्ति और नीति के भी इस काल में कुछ लिखे गए। अन्य देखें तो इस काल में हम 3 साहित्यिक रूप देखते हैं: मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाटक। आज हमने रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में, रीतिकाल के बारे में सामान्य जानकारी ली। अगले हमारे वीडियो में हम रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।